हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपके लिए, जो आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और आज के प्रश्न बहुत ही हार्ड लेवल के प्रश्न होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया हुआ है। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, जी हाँ। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी। आप सभी भाई बहन बहुत सारा प्यार दे रहे थे, पूछ रहे थे बार बार कि सर आपकी तबीयत कैसी है कैसी है। तो उनको बताना चाहूँगा कि मैं अब एकदम से स्वस्थ हूँ और आप सभी लोगों की दुआ। देखिए, हमेशा क्या होता है, इंसान को सक्सेस होने के लिए दुआ और दवा दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो दवा मैं खा रहा था जो मुझे डॉक्टर साहब दे रहे थे। ठीक है, लेकिन दुआ मुझे आप सभी लोग दे रहे थे, और आप दोनों लोगों के यानी कि डॉक्टर साहब और आप दोनों लोगों के द्वारा प्रयास के द्वारा मैं एकदम से सही हूँ। और आप कैसे हैं, एक बार कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? देखिए, भूमिवर्ती का मतलब क्या होता है, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इस प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का पूछा है। पूर्वी तट का आपका ये मान लीजिए क्या है, जी हाँ, ये मान लीजिए इस टाइप से, ये आपका भारत है मान लीजिए, और पूर्वी तट का बताना है। तो पूर्वी तट आपका किधर है, यानी कि इस साइड का आपको बताना है। ठीक है, इस साइड का, जी हाँ, इस साइड का आपको बताना है बंदरगाह कौन सा है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका पूर्वी तट पर स्थित है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका ये प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करता हुआ चलता हूँ कि आपका जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये और याद रखना है कि माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, माल के निर्यात की दृष्टि से पहला बंदरगाह अगर पूछा जाए तो आपका मुंबई आता है, लेकिन दूसरा बंदरगाह आपका यही आता है विशाखापट्टनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब बात करेंगे भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है आप गलत भी कर दें कि केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहता हूं उपरोक्त सभी आंख बंद करके नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है प्रश्नों को पढ़ने के बाद में तो लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है, तो यहाँ पर बात करें केंद्रीय जल आयोग बिल्कुल करता है दोस्तों, एकदम से सही है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ये भी करता है, और आपका जल संसाधन विभाग भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस प्रश्न को बताइए कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, कौन सा शामिल है दोस्तों? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप गलत करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर अधिकतर जो भाई बहन हैं वो देंगे कौन सा, तो उपरोक्त सभी लगा देंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपका गलत है, एकदम से गलत है। ठीक है, जी हाँ, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। बाढ़ एवं सूखा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सिंपल लग रहा था ना, लेकिन आपका गलत हो गया। ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, नहीं पता हो तो प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ध्यान रखिए, राजस्थान।
राजस्थान राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले ये याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान नहर किस नहर का नाम है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न के अलावा जो मैं आपको पॉइंट बताता हूं उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो आपको बताना है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। डिप्थीरिया, टाइनिसिलाइटिस, अतिसार या फिर खसरा। आपको बताना है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खसरा, खसरा तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। खसरा आपका वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो ये एक तो आपको कट हो गया। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो आप ध्यान रखिए अतिसार हो जाएगा, अतिसार। ठीक है, और अतिसार को ही क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे डायरिया, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अतिसार को ही डायरिया कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको अतिसार की जगह पे डायरिया लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए यदि नहीं पता है, और कॉपी में नोट ना करें तो अपने माइंड में ज़रूर नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। क्या ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए आप इस प्रश्न में, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड के अंतर्गत आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें वन महोत्सव भी आ जाता है, पर्यावरणीय संबंधी प्रदर्शनी भी आ जाती है, और पर्यावरण दिवस समारोह भी आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन ओलंपियाड को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो टेरी के द्वारा किया जाता है। टेरी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप याद रखेंगे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके। ठीक है, अब बताइए इस प्रश्न के लिए, सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कौन से दिन को। ठीक है, जी हाँ, बताना है। आप सभी लोग जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य ये था कि 5 जून को, ठीक है, 5 जून को आप इसको ध्यान रखेंगे, 5 जून को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो आप कहोगे 5 जून 1972 को। कहाँ, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को रखने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको रूबरू कराना। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते ही थे। अब बात करते हैं कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों बताइए, खेत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेत नहीं होगा खेल होगा। ठीक है, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, परीक्षा के माध्यम से या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आप इसको भी गलत कर दें। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत सिंपल हैं, दिखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन प्रश्न कठिन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी गलतियों से आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से, तो यहाँ पर अगर हम बात करें खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षा के माध्यम से, बात बताइए भैया परीक्षा के माध्यम से कौन सा होता है, जागरूकता हो सकती है, नहीं होगी, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी नहीं होगा। तो जब सी नहीं होगा तो आप ध्यान रखिए उपर्युक्त डी तो कट हो गया। ठीक है, अब आपका हो जाए केवल खेल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ,
दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मत्स्य पालन इज अ राइट आंसर, यानी कि नीली क्रांति क्या है, मछली उत्पादन से संबंधित है। आप सभी लोग ध्यान रखिए। श्वेत क्रांति क्या होती है, तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। और हरित क्रांति की बात करते हैं तो आप जानते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित होती है। तो ये सारे प्रश्न ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्णिम रेशा। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है, चाय को, कपास को, जूट को, रबड़ को। जी हाँ, बताएं। स्वर्णिम रेशा की बात करेंगे, किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी स्वर्णिम रेशा की बात आती है तो यहाँ पर एक फैक्ट बता देता हूँ मैं आपके लिए, कपास हो जाएगा। कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वर्णिम रेशा कपास के लिए कहा जाता है। और ये आपका कपास जो है, इसी से आपकी रजाई बनती है। आप सभी लोग जानते हैं, कपास को भली भांति जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, कपास आपका कहाँ होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी हाँ। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों। दक्कन का पठार, पामीर का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो बताइए कौन सा पठार सबसे ऊंचा है, विश्व की बात की जा रही है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, जब भी हम विश्व की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, पामीर का पठार हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया प्रश्न में कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, तिब्बत के पठार को सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, विश्व की छत कौन सा पठार को कहा जाता है। तो आप कहेंगे पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपका तिब्बत का पठार जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप याद रखेंगे 4500 मीटर है। 4500 मीटर है। अगर फिट में पूछा जाता है तो आप उसको भी याद रखिए, 14800 फिट है। ठीक है, तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मध्य एशिया में स्थित है। और अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप उन सभी प्रश्नों को याद रखिए दोस्तों। ठीक है जी हाँ, ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों के लिए। अब बात करते हैं भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ये प्रश्न कई बार मैंने आपके लिए कराया है और इस बार फिर लेकर आया हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम से सही हो जाएगा, जो आप लोग दे रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम MIC बोलते हैं। ठीक है, जिसे MIC लिखा हुआ भी आ जाता है। तो आप याद रखिए, ये घटना कब हुई थी, आप याद रखेंगे आपकी 1984 में ये घटना हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनको पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं, भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, जिसमें वहाँ की पेट्रो रसायन कंपनी, ठीक है, से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस थी उसका लीकेज हुआ था, और जिसके द्वारा हजारों लोग मारे गए थे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी कौन सी थी, तो अमेरिका की कंपनी थी और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, तो आपको इतने सारे प्रश्न इसको याद रखना है। और दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि चलिए भैया, ये तो हो गया भोपाल गैस त्रासदी हो गई, लेकिन एक घटना और होती है यूक्रेन वाली। ठीक है, यूक्रेन में चेरनोबिल की घटना हुई थी। ठीक है, तो चेरनोबिल की घटना कहाँ हुई, तो आप कहेंगे यूक्रेन में हुई थी। कब हुई, 1986 में हुई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और उसे विश्व की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना माना जाता है, चेरनोबिल की घटना को। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। नाइट्रोजन, CO, मेथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। CO क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, इसमें पूछा है नहीं। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, 100% सही है। ठीक है, अब हम बात करें मेथेन गैस भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर हम बात करें CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी
आपकी ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस में आती है, लेकिन आपकी नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस में नहीं आती, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, और यहाँ पर जान लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपकी क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ उनका एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि उनके द्वारा कई सारे प्रश्नों को कवर कराना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं, भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, या फिर उपर्युक्त सभी। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि क्या हो सकता है, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहा है। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर होना चाहिए मैंग्रोव। क्या होना चाहिए, मैंग्रोव होना चाहिए। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही है कि समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। देखिए, अब ये है क्या मैंग्रोव वन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन नाम का डेल्टा सुना होगा। ठीक है, तो सुंदरवन है, वहाँ पर एक वन है बहुत बड़ा। अब वो कहाँ है, तो नदियों के किनारे है, और ये जो मैंग्रोव वन है वो नदियों के किनारे पाए जाते हैं, दलदली भागों में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो समुद्र से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इसीलिए समुद्र जब प्रदूषित होगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंग्रोव वन पर इफेक्ट पड़ेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके लिए मैंने नोट किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्वारीय वन किन वनों को कहा जाता है, तो आप कहेंगे मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या होते हैं, जल से प्रदूषित होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करते हैं, समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानव की रक्षा करते हैं। ये इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को आप याद रखेंगे। और मैंग्रोव वन में अगर हम बात करें, एक मुख्य वृक्ष आता है जिसका नाम है सुंदरी, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कान्हा किसली उद्यान। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही पूर्व में, यानी पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। तो आप इसको याद रखिए, ये कहाँ है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस उद्यान की स्थापना कब की गई, तो 1935 में की गई थी, और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान 1947 में इसका नाम रखा गया, और 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। और ध्यान रखेंगे, यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी, तो ये भी आप ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं सारे पॉइंट्स के लिए आपके लिए क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, अब बात करें, क्वासरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रश्न को जरूर पढ़िए और याद रखिए इस प्रश्न के लिए। ठीक है, जी हाँ, बताएं दोस्तों, क्वासरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन। जिनका गलत है वो सही कर लीजिए कि प्रोटीन
की कमी से क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। दो रोग होते हैं, क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको जानते हैं कि रिक्टर पैमाने पर किसकी तीव्रता मापी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्न को कराने के पीछे एक मोटिव ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो रिक्टर पैमाने पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, उपर्युक्त सभी। आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मैं जानता हूं ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, यानी कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला जानना है कि रिक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित होते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है रिक्टर पैमाने पर कितने तक अंक अंकित होते हैं, तो आप याद रखेंगे 0 से 9 तक के, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप को दर्शाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप को दर्शाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, अब बताएंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि क्या हो सकता है। अब दोस्तों अभी थोड़ा सा आप समझते हैं कि तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बेटर नहीं है, गले में दर्द हो रहा है। आप इसके लिए एक शेयर तो कर दीजिए, ठीक है। एक शेयर तो बनता है ना दोस्तों, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो आप सभी लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 अक्टूबर से और आपके 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। जी हाँ, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन मतलब घंटी वाला बटन दबा दीजिए, उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। अब हम बात करते हैं चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थाइमिन। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, एक मैं प्रश्न की बात करता हूं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप याद रखेंगे चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक में स्थित है। तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थाइमिन आपका नष्ट हो जाता है। कौन सा? थाइमिन आपका नष्ट हो जाता है। तो आप इसको भी याद रखिए। और थाइमिन, जो थाइमिन होता है वो किसका रासायनिक नाम है, तो आप कहेंगे बी, विटामिन वी का रासायनिक नाम थाइमिन होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जी हाँ, अगला प्रश्न आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से या फिर फल से? जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके फूल से प्राप्त होते हैं, यानी कि कली से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मेरी मेहनत को देखते हुए अपने भाई बहन को, कम से कम 5 भाई बहन को, ठीक है, आप हर व्यक्ति, जितने भी लोग देख रहे हैं वो कम से कम 5 लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितने प्रश्न कर पाए और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों।